लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम अगर होता है तो उसकी जो एंट्रोपी है वो या तो हमारे पास कांस्टेंट होती है या तो वो हमारे पास इंक्रीज करती है। तो इसको हम लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास डेल्टा एस है वो हमारे पास होता है 0 अगर प्रोसेस हमारे पास जो है रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में चेंज इन एंट्रोपी हमारे पास जो 0 होती है। उसका मतलब क्या हुआ कि एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। अगर प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल है तो एंट्रोपी कांस्टेंट होती है क्योंकि एंट्रोपी में हमारे पास जो कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर प्रोसेस हमारे पास जो है इरिवर्सिबल है तो उस केस में हमारे पास जो एंट्रोपी चेंज होता है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है। तो एंट्रोपी चेंज इज ग्रेटर देन 0, इट इंप्लाइज एंट्रोपी increases from its initial state to some another or final states। तो एंट्रोपी चेंज हमारे पास जो नॉन जीरो यहाँ पे होता है तो एंट्रोपी हमारे पास जो है इंक्रीज करती है। तो नेचर में हमारे पास जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं और उस केस में एंट्रोपी हमारे पास जो है सिस्टम की इंक्रीज करती है। तो इस लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसमें पहला केस है हमारे पास व्हेन सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हमारे पास होता है तो उस केस में जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास मैक्सिमम होती है। लेकिन जब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होता तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो कम होती है। तो हम क्या बोलते हैं कि सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हमारे पास है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो जब सिस्टम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में होगा मतलब उसकी जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट का मतलब ही थर्मल इक्विलिब्रियम हमारे पास है। तो इसलिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम बोल सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में हमें सिस्टम की देखने को मिलती है। तो उस केस में अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी हमारे पास का फॉर्मूला होता है SKLN ऑफ W, लेकिन W विल बी मैक्सिमम मतलब WM इन केस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो इसलिए S अगर WM अगर मैक्सिमम है तो S भी मैक्सिमम होगा। तो उस केस में देयर विल बी नो चेंज इन द एंट्रोपी। तो S अगर मैक्सिमम है तो डेल्टा S विल बी इक्वल टू 0, सो देयर विल बी नो चेंज इन एंट्रोपी। और जब एंट्रोपी में हमारे पास कोई चेंज नहीं होता तो ये हमारे पास जो है रिवर्सिबल प्रोसेस हम उसको बोलते हैं कि इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज 0। और फिर हमारे पास जो है दूसरा केस है कि व्हेन द सिस्टम इज नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जब सिस्टम हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होता मतलब कि अपनी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में नहीं होता तो वो एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे पास होता है। तो उस केस में जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास कम होती है क्योंकि वो एक लेस प्रोबेबल स्टेट हमारे पास होती है। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब लेस प्रोबेबल स्टेट। तो सिस्टम लेस प्रोबेबल स्टेट से मोर प्रोबेबल स्टेट की तरफ हमारा जो जाता है। तो उस केस में W हमारे पास जो कम होगा, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कम होगी जब सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे पास होगा। तो इसलिए S की वैल्यू भी हमारे पास कम होगी। अगर W हमारे पास कम है तो S भी हमारे पास कम होगा। तो सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ जब
जाता है तो उसकी जो एंट्रोपी है वो हमारे पास इंक्रीज करती है। और पिछले केस में हमने देखा कि W जब मैक्सिमम होगा तो एंट्रोपी भी मैक्सिमम होगी, लेकिन जब W कम है तो एंट्रोपी भी कम होगी। तो इसलिए नॉन इक्विलिब्रियम या जब सिस्टम नॉट थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो उसकी एंट्रोपी कम होगी, और जब थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम होगी। तो इसलिए जब भी सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ जाता है तो उसकी एंट्रोपी हमारे पास जो इंक्रीज करती है, तो इसलिए जो चेंज इन एंट्रोपी होगा दैट विल बी नॉन जीरो, क्योंकि हमें पता है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट में एंट्रोपी मैक्सिमम मतलब हमारे पास होगी SF, और नॉन इक्विलिब्रियम में अगर हम इसको SI लेंगे तो SF विल बी मोर देन SI, सो डेल्टा S फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी को हम डेल्टा S बोलते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगी, नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो डेल्टा S विल बी ग्रेटर देन जीरो व्हेन द प्रोसेस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, और ऐसे प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलते हैं। और नेचर में हमने देखा हुआ कि जितने भी प्रोसेस हैं वो इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में जो चेंज इन एंट्रोपी होता है वो ग्रेटर देन जीरो हमारे पास होता है। तो हम सिंपल वे में बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी हमारे पास क्या है कि जब सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ जाता है, मतलब जब कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है और वो थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है, तो उसकी जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज करती है, और इसको हम लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी बोलते हैं। फिर हम एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी की बात करते हैं कि हमें कहाँ पे ये जो एंट्रोपी इंक्रीज करती है सिस्टम की, जो हमारे पास नेचर में प्रोसेस हैं उनकी जो एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज करती है, उसके हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। और इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ ए गैस। जैसे हमारे पास कोई गैस है वो हमारे पास जो है एक्सपेंड होती है, तो बोलता है मान लो हमारे पास हम एक बॉक्स लेते हैं और उस बॉक्स के दो पार्ट कर लेते हैं, तो जो बीच में है वो हम एक पार्टीशन यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे पार्टीशन है इस बॉक्स का, और पहले वाले पार्टीशन में जो कि हमारे पास पहला पार्टीशन है दूसरा पार्टीशन है, तो पहले पार्टीशन में हम एक गैस डाल देते हैं और दूसरे पार्टीशन को हम यहाँ पे खाली रखते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस केस में जो पहला पार्टीशन है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे गैस है, और जो दूसरा पार्टीशन है उसमें हमारे पास यहाँ पे खाली है। तो अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो इस बॉक्स का पूरा वॉल्यूम हम मान लो V ले लें, और आधा वॉल्यूम हम इधर को लें, आधा वॉल्यूम हम इधर को लें, तो टोटल वॉल्यूम इस बॉक्स का हमारे पास जो 2V यहाँ पे बनेगा। लेकिन जो गैस है हमारे पास वो सिर्फ V वॉल्यूम में ही हमारे पास है, और V वॉल्यूम यहाँ पे हमारे पास जो है खाली है। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स पे। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी GI पे डिपेंड करती है। हमने पहले भी देखा हुआ है कि जो W है वो डिपेंड करता है हमारे पास GI पे, नंबर ऑफ सेल्स पे। तो अब नंबर ऑफ सेल्स किस पे डिपेंड करेंगे, वॉल्यूम पे। तो जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें पहले जो हमारे पास पहला वॉल्यूम है उस केस में नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास जो है यहाँ पे कम होंगे अगर हम पूरे बॉक्स के कंपैरिजन आधे पोर्शन को लें। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जब गैस पहले वॉल्यूम में ही है तो उस केस में जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास कम होगी, तो एंट्रोपी भी हमारे पास कम होगी, क्योंकि जो एंट्रोपी है वो डिपेंड करती है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पे। तो एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम बोल सकते हैं W के, और W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GI के, और GI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा सेल भी उतने ज्यादा होंगे, सेल उतने ज्यादा होंगे तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी,
तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी तो एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। तो हम ऐसे इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो सेल्स भी ज़्यादा होंगे, और सेल्स ज़्यादा होंगे तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी तो एंट्रोपी भी हमारे पास सिस्टम की ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे होगी। अब हम क्या करते हैं कि इस पार्टीशन को यहाँ से हटा देते हैं। तो जब इस पार्टीशन को हम यहाँ से हटा देंगे तो अब हमारे पास ये जो गैस है इट विल स्टार्ट टू एक्सपैंड। एक्सपैंड मतलब कि ये फैल जाएगी पूरे वॉल्यूम में, 2V वॉल्यूम में। अब हम क्या बोलेंगे, जो गैस हमने सिर्फ V वॉल्यूम में ली थी वो गैस अब दोनों V और V मतलब 2V वॉल्यूम में हमारे पास यहाँ पे हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ सेल्स थे वो हो गए इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स डिपेंड करते हैं वॉल्यूम पे, जैसा कि मैंने यहाँ पे बात की थी। तो वॉल्यूम बढ़ा तो नंबर ऑफ सेल्स भी हमारे पास बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो हमारे पास एंट्रोपी भी यहाँ पे हमारे पास बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ए गैस, जब गैस का एक्सपेंशन हमारे पास होता है तो उसके केस में हमारे पास जो एंट्रोपी है वो हमारे पास जो इंक्रीज करती है। तो हम क्या बोलेंगे कि पहले मान लो एंट्रोपी हमारे पास जो S1 थी, तो जब हमने इसको यहाँ से हटाया तो एंट्रोपी हमारे पास S2 होगी। तो S2 विल बी मोर देन दैट ऑफ द S1। तो S2 विल बी मोर देन दैट ऑफ द S1, क्योंकि इस केस में वॉल्यूम बढ़ा तो नंबर ऑफ सेल बढ़े, नंबर ऑफ सेल बढ़े तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी बढ़ी, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी बढ़ी तो हमारे पास जो एंट्रोपी है दैट विल इंक्रीज। तो इसलिए जो आफ्टर एक्सपेंशन मतलब कि पार्टीशन को हटाने के बाद जो हमारे पास वॉल्यूम बनेगा उस केस में जो गैस होगी, ये हमारे पास एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम की जो हमारे पास एंट्रोपी होगी दैट विल बी मोर। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ एक्सपेंशन एंट्रोपी इंक्रीजेस। और एंट्रोपी हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज कर रही है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि S2 माइनस S1 विल बी ग्रेटर देन 0। तो डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0। तो जो हमारे पास जब हमारे पास डेल्टा S ग्रेटर देन 0 होता है तो वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ ए गैस भी हमारे पास एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर जो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी का, वो हमारे पास है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो गैसेस का डिफ्यूजन हम किस तरह से समझ सकते हैं, मान लो हमारे पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स के बीच में हमने अगेन जो है जैसे हमने लिया यहाँ पे पार्टीशन लिया हुआ है, और इस पार्टीशन के लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक गैस ली हुई है जो कि जिसमें एक टाइप के मॉलिक्यूल्स है, और दूसरी साइड हमने दूसरी गैस ली हुई है, वो हमारे पास दोनों डिफरेंट गैसेस है। तो लेफ्ट साइड में हमने जो माइनस के साथ में रिप्रेजेंट किया हुआ है ये हमारे पास गैस 1 है। तो ये हमारे पास गैस 1 है और इधर को हमारे पास जो गैस 2 है, और बीच में हमने इनके सेपरेशन लगाई हुई है। ये सेपरेशन ऐसी है कि एक गैस को दूसरी गैस के अंदर जाने नहीं देती है हमारे पास। लेकिन बोलता है कि अगर हम इस सेपरेशन को यहाँ से हटाते हैं तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है जो माइनस और क्रॉस के साथ जिनको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो गैस के मॉलिक्यूल जो हैं मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक एक साइड के जो हमारे पास लेफ्ट साइड के जो मॉलिक्यूल हैं जिसका वॉल्यूम मान लो V है और इसका वॉल्यूम भी मान लो V है, हमने बिल्कुल 2 इक्वल हाफ्स में इस कंटेनर को बांटा हुआ है। तो पहले वॉल्यूम के जो मॉलिक्यूल है दूसरे में घुस जाएंगे और दूसरे के जो वॉल्यूम है वो पहले में एंटर हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम जो डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूज का मतलब कि एक अपनी जगह से किसी दूसरे जगह मॉलिक्यूल जो है चले जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हो रहा है। तो ये हमारे पास ये दूसरी जो डायग्राम है ये हमारे पास डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन जब हो जाएगा तो इस केस में जो वॉल्यूम है
दैट विल बी 2v। तो अब हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो दोनों गैसेस के लिए अब वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है 2v। पहले एक गैस के लिए वॉल्यूम v था, दूसरी गैस के लिए वॉल्यूम v था, लेकिन आफ्टर द डिफ्यूजन वो कितने स्पेस ऑक्युपाई कर सकते हैं, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर सकते हैं, दैट इज 2v। तो इसलिए अब गैसेस के केस में वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे गैसेस के लिए जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास बढ़ेंगे तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास बढ़ जाएगी। वही फॉर्मूला जो हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास जो वॉल्यूम है, या हम बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़े तो हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी। और हमारे पास जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल बढ़े तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी, और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो अगेन वही जो कंसेप्ट मैंने पहले डिस्कस किया कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो सेल भी बढ़ेंगे, सेल बढ़ेगा तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो इसलिए इस केस में भी हमें इंक्रीज इन एंट्रोपी देखने को यहाँ पे मिलता है। और अगर हम मैथमेटिकली बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि बिफोर द डिफ्यूजन, मान लो इस पहली वाली गैस की थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है W1, और इस दूसरे वाली गैस की थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है W2, क्योंकि W1 डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल इन द वॉल्यूम V, एंड W2 आल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सेल इन दिस वॉल्यूम V। तो मान लो W1 is the thermodynamic probability of the gas 1 before the diffusion, and W2 is the thermodynamic probability of the gas before the diffusion, second gas। और डिफ्यूजन के बाद हम ये मान लेते हैं कि जो पहली गैस है जिसको हमने माइनस के साथ में रिप्रेजेंट किया हुआ है, मान लो उसकी अब थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है वो होगी W1 डैश, और जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है क्रॉस के साथ उसकी अब थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होगी W2 डैश। तो W1 डैश इज द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट गैस, एंड W2 डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड गैस। अब ये W1 डैश और W2 डैश क्यों होगी, क्योंकि अब वॉल्यूम चेंज हो गया, सेल चेंज हो गए, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो सेल भी ज्यादा वहां पे हमारे पास हो गए। तो इसलिए हमारे पास जो है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे बिफोर द डिफ्यूजन, हमारे पास जो टोटल थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी W1 मल्टीप्लाई बाय W2। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि टोटल थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट मल्टीप्लिकेशन से। तो W विल बी इक्वल टू W1 मल्टीप्लाई बाय W2। और आफ्टर द डिफ्यूजन भी हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास टोटल थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम W डैश से लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू W1 डैश मल्टीप्लाई बाय W2 डैश। तो आफ्टर द डिफ्यूजन टोटल प्रोबेबिलिटी thermodynamic probability will be W dash and it will be equal to W1 dash multiplied by W2 dash। और अगर हम बिफोर द डिफ्यूजन एंट्रोपी लिखें तो एंट्रोपी हमारे पास होती है SKLN ऑफ W। तो यहाँ पे W है हमारे पास W1 मल्टीप्लाई बाई W2, और इसी तरह से यहाँ पे भी हम एंट्रोपी निकालें वो होगी हमारे पास S डैश, और ये हमारे पास होगी KLN ऑफ W डैश, जो कि हमारे पास क्या होगी W1 डैश मल्टीप्लाई बाई W2 डैश। तो ये हम कर रहे हैं बिफोर द डिफ्यूजन, और ये है हमारे पास आफ्टर द डिफ्यूजन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, S इक्वल टू KLN ऑफ W1 प्लस KLN ऑफ W2, क्योंकि हमें पता है log ऑफ A इंटू B कितना होता है, log A प्लस log B, और K तो हमारे पास दोनों में बाहर कांस्टेंट है तो K दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास बिफोर द डिफ्यूजन आ जाएगा, और आफ्टर डिफ्यूजन भी हम
सेम चीज यहाँ पे करेंगे, एस डैश इक्वल टू के ln ऑफ W1 डैश प्लस के ln ऑफ W2 डैश। तो ये हमारे पास यहाँ पे एंट्रोपी के फॉर्मूला बन गए। तो ये हमारे पास बिफोर डिफ्यूजन फॉर्मूला और ये हमारे पास आफ्टर डिफ्यूजन फॉर्मूला। लेकिन अभी मैंने बात की कि जो W1 डैश है दैट विल बी ग्रेटर देन W1 एंड W2 डैश विल बी ग्रेटर देन W2। तो हम इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं कि W1 डैश इज ग्रेटर देन W1 एंड W2 डैश इज ग्रेटर देन W2। क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुए आफ्टर डिफ्यूजन, तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो दोनों ही गैसेस के लिए अब वॉल्यूम बढ़ गया, तो दोनों ही गैसेस के लिए थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास इंक्रीज होगी। तो W1 डैश भी ज्यादा होगा और W2 डैश भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू W1 एंड W2। तो अब ये ज्यादा होंगे और यहाँ पे कम होगा। तो अगर हम इसको देखें W1 W2 कम है लेकिन W1 डैश W2 डैश ज्यादा है, तो इसलिए S डैश विल बी ग्रेटर देन S। क्योंकि फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कीजिए W1 डैश और W2 डैश की, W1 और W2 की, तो हमारे पास जो एंट्रोपी बनेगी हम क्या बोलेंगे कि S डैश ज्यादा होगा, S हमारे पास जो है कम बनेगा। और इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि इस केस में जो डेल्टा S है दैट विल बी ग्रेटर देन 0। तो डिफ्यूजन के केस में भी हमारे पास जो डेल्टा S है ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा S ग्रेटर देन 0 होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो इसलिए डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी हमारे पास एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट इज द एंट्रोपी एंड डिसऑर्डर। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि एंट्रोपी और डिसऑर्डर के बीच में हमारे पास जो है डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास होता है। तो उससे पहले हम बात करेंगे कि डिसऑर्डर क्या होता है। तो डिसऑर्डर का वैसे आपको पता है कि कोई चीज़ डिसऑर्डर स्टेट में होती है, मतलब कि वो उसका एग्जैक्ट ऑर्डर हमारे पास में होता है तो उसको हम डिसऑर्डर बोल देते हैं। लेकिन एग्जैक्टली हम इसको बोलेंगे लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड डिसऑर्डर। तो जब हमें किसी सिस्टम की स्टेट ही पता नहीं होती कि किस स्टेट में है, हमें पता नहीं चलता कि वो सिस्टम किस स्टेट में है या उसकी स्टेट को आइडेंटिफाई करने में हमें प्रॉब्लम होती है, तो तब हम बोलते हैं कि बड़ा डिसऑर्डर है। तो उस केस में सिस्टम हम बोलेंगे कि डिसऑर्डर स्टेट में है। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ ए सिस्टम को हम जो है डिसऑर्डर बोलते हैं। तो हमारे पास जो परफेक्ट ऑर्डर सिस्टम का होता है वो हमारे पास जो है तब होता है जब थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम हमारे पास जो है एक होती है। तो जब किसी सिस्टम की थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो एक होती है तो उस सिस्टम को हम ऑर्डर स्टेट में बोलते हैं। तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी 1 का क्या मतलब है? तो हमने थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी के बारे में पहले पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ ए माइक्रोस्टेट इन ए मैक्रोस्टेट इज नोन एज द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। तो जब किसी मैक्रोस्टेट में सिर्फ एक ही मैक्रोस्टेट होगी तो उस केस में हम बोलते हैं कि सिस्टम जो है परफेक्ट ऑर्डर में हमारे पास होगा। तो W उस केस में हमारे पास जो 1 होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम इज 1 व्हेन द सिस्टम इज इन ऑर्डर स्टेट, या इसको हम बोलते हैं कि परफेक्ट ऑर्डर उस सिस्टम का हमारे पास होगा। तो देयर इज ओनली वन पॉसिबल मैक्रोस्टेट एज वेल एज माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम। तो मतलब जब किसी सिस्टम में एक माइक्रोस्टेट होगी तो मैक्रोस्टेट में, तो हम तब क्या बोलेंगे कि एक ही मैक्रोस्टेट होगी, एक ही माइक्रोस्टेट सिस्टम की हमारे पास होगी। तो हम बोलेंगे उस केस में हमारे पास जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी उस स्टेट की। हम क्या बोलेंगे कि एक मैक्रोस्टेट में एक ही माइक्रोस्टेट है, मतलब कि हमें स्टेट का एग्जैक्ट पता है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि परफेक्ट ऑर्डर सिस्टम का हमारे पास है। लेकिन जब थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो एक से इंक्रीज करती है
तो उस केस में हमारे पास एक जो ऑर्डर है हमारे पास वो नहीं होता। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स के दो पार्ट हैं, मतलब हमारे पास दो बॉक्स हैं, तो पार्टिकल हमारे पास जो है एक में भी जा सकता है, दूसरे में भी हमारे पास जा सकता है। तो यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी है। हम यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं कि पार्टिकल हमारा पहले कंपार्टमेंट में है कि दूसरे में है। तो पार्टिकल हम बोल सकते हैं कि बॉक्स में है, वो पहले में भी हो सकता है, दूसरे में भी हमारे पास हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे परफेक्ट ऑर्डर नहीं हम बोल सकते, यहाँ पे एक डिसऑर्डर होना हमारे पास जो है स्टार्ट हो जाता है। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए मैक्रोस्टेट एक से ज़्यादा हमारे पास होती है, तो उस केस में हमें डिसऑर्डर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी, तो इसलिए एंट्रोपी भी हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, एंट्रोपी इस केस में कितनी होगी, KLN ऑफ W। तो W इन केस दिस एग्जांपल विल बी 2। तो इसलिए एंट्रोपी भी हमारे पास जो उसके हिसाब से इंक्रीज कर जाएगी। तो K यहाँ पे हमारे पास जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो जैसे जैसे डिसऑर्डर बढ़ेगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए मैक्रोस्टेट बढ़ेगी, तो डिसऑर्डर भी बढ़ेगा। डिसऑर्डर हमारे पास बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी हमारे पास जो है बढ़ेगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम। तो जितना ज्यादा डिसऑर्डर होता है तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी भी उतनी ज्यादा इंक्रीज करती है। तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो एंट्रोपी भी हमारे पास जो है इंक्रीज करेगी। तो इसलिए एंट्रोपी एंड डिसऑर्डर के बीच में हमारे पास जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है। डिसऑर्डर बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी, डिसऑर्डर घटेगा तो एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी। मतलब कि कोई स्टेट हमारे पास अगर ज़्यादा ऑर्डर स्टेट में है तो उसकी एंट्रोपी कम होती है, और अगर सिस्टम कोई कम ऑर्डर स्टेट में है, मतलब डिसऑर्डर में है, तो उसकी एंट्रोपी वहाँ पे ज़्यादा हमारे पास होती है। और इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल है कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। तो जैसे हम क्या करते हैं कि किसी कंटेनर के अंदर यहाँ पे मान लो आइस ले लेते हैं, यहाँ पे हम आइस पीस यहाँ पे ले लेते हैं। तो हमें पता है कि इस केस में जो आइस के हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, दे विल बी इन परफेक्ट ऑर्डर, वो एक दूसरे से जुड़े होंगे और मूव नहीं करेंगे, वो एक परफेक्ट स्टेट में हमारे पास होंगे। तो इसलिए ये एक ऑर्डर स्टेट हमारे पास होगी। तो ऑर्डर स्टेट हमारे पास होगी तो इसके जो मॉलिक्यूल है मूव नहीं करेंगे। तो आइस के केस में हमारे पास मॉलिक्यूल मूव नहीं करते, तो एक ऑर्डर स्टेट हमारे पास यहाँ पे बोलते हैं बनती है। और इसलिए ऑर्डर स्टेट की जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती है, तो एंट्रोपी भी यहाँ पे आइस की हमारे पास जो है कम होगी। लेकिन अगर हम इस आइस को हीट करते हैं और हीट करते जाते हैं तो हमारे पास आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो इस वॉल्यूम के अंदर मूव करते रहेंगे। तो हमें उनकी स्टेट, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की जो स्टेट है उसके बारे में हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ पे है। तो यहाँ पे एक डिसऑर्डर हमारे पास हो जाएगा। तो डिसऑर्डर होगा तो मतलब डिसऑर्डर इंक्रीज कर जाएगा तो एंट्रोपी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए जो हमारे पास वाटर है, तो वाटर के केस में एंट्रोपी विल बी मोर। तो जब सिस्टम हमारे पास जो फेज चेंज करता है तो एंट्रोपी चेंज हमें देखने को मिलती है। तो जब आइस से वाटर बनेगा तो देयर विल बी इंक्रीज इन एंट्रोपी। पहले हमने लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी पढ़ा कि हमारे पास जितने भी नेचर के प्रोसेस हैं वो सारे इरिवर्सिबल हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में एंट्रोपी इंक्रीज करती है। तो एंट्रोपी इंक्रीज करती है तो इसको हम लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी भी बोलते हैं, क्योंकि सिस्टम जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है तो एंट्रोपी इंक्रीज करती है। और उस केस में हमारे पास जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है वो भी हमारे पास मैक्सिमम होने की कोशिश करती है। हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ हमारे पास जो सिस्टम जाता है तो एंट्रोपी इंक्रीज करती है।
तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, दैट इज आल्सो ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी एक तरह से डिपेंड करता है लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब कि रिजल्ट, इट इज अ रिजल्ट ऑफ दिस लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ द एंट्रोपी। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हम सिंपल वे में बोल सकते हैं कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास जब कोई सिस्टम होता है, मान लो हमारे पास ये दो डिफरेंट बॉडीज हैं, ये हमारे पास पहली बॉडी का टेम्परेचर T1 है और दूसरी का T2 है, और T1 इज ग्रेटर देन T2। तो हमने पढ़ा था कि जो हीट है वो हमेशा ही हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की साइड को फ्लो करती है। तो हीट हमारे पास जो है T1 जिस बॉडी का टेम्परेचर है उससे T2 वाली साइड को जाएगी, क्योंकि T2 हमारे पास कम है। तो हीट हमेशा ही हायर टेम्परेचर वाली साइड से लोअर टेम्परेचर वाली साइड को जाती है। तो जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, वो कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने में हमारे पास जो है फेल हो गया। जैसे यहाँ पे हमने बोला कि हीट हमेशा ही हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी को साइड को फ्लो करती है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास इस चीज़ की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है फेल हो गया। इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द हीट कैन नॉट बी स्पॉन्टेनियसली कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो हीट को हम एकदम से या कंटिन्यूसली वर्क में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते, कि जो हमारे पास हीट है वो डायरेक्टली स्पॉन्टेनियसली हम उसको वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे तो हम करते हैं, लेकिन वो हम करते हैं बाय यूजिंग हीट इंजन, लेकिन हीट को डायरेक्टली हम वर्क में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते। तो इसका जो हमारे पास एक तरह से आंसर था वो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास नहीं था। तो इसके लिए फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास आया। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने पहले डिस्कस किया कि इसकी दो स्टेटमेंट्स हमारे पास दी थी। तो एक हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट थी वो दी थी केल्विन ने, और जो दूसरी स्टेटमेंट थी वो दी थी हमारे पास प्लैंक्स ने। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट स्टेटमेंट थी, और हमने ये भी प्रूव किया था कि ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो एक तरह से इक्वल चीज ही एक्सप्लेन बताती है। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। तो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि सो दैट केल्विन स्टेटमेंट एंड प्लैंक स्टेट्स आर बोथ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। तो हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और जो केल्विन की स्टेटमेंट बोलती है वो बोलती है कि इट इज इम्पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ इनएनिमेट मटेरियल एजेंसी टू ड्राइव मैकेनिकल इफेक्ट फ्रॉम एनी पोर्शन ऑफ द मैटर बाय कूलिंग इट बिलो द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट सराउंडिंग। तो बोलता है कि मान लो हमारे पास कोई ऐसी थिंग है, कोई ऐसी हमारे पास चीज है, और उस चीज का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से हमारे पास जो कम है। ये हमारे पास यहाँ पे सराउंडिंग्स है, और ये हमारे पास वो चीज है, इसका टेम्परेचर हमारे पास जो है यहाँ पे कम है। मान लो इसका टेम्परेचर T1 है और उसका टेम्परेचर हमारे पास T2 है। तो T2 इज ग्रेटर देन T1। तो बताइए ये जो हमारे पास इनएनिमेट एजेंसी है, इनएनिमेट मतलब ये हमारे पास निर्जीव कोई चीज है, इनएनिमेट एजेंसी है, तो हम इससे काम करवाना चाहते हैं। तो बोलता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्राइव मैकेनिकल इफेक्ट, मतलब हम इससे कोई काम नहीं करवा सकते अगर ये इसका टेम्परेचर जो है सराउंडिंग के टेम्परेचर से हमारे पास जो है कम है। मतलब कि अगर हम इसको कूल करें, सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा कूल करें और इससे हम जो है कोई भी मैकेनिकल इफेक्ट करवाते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हमारे पास होता। तो इसको हम जो है केल्विन स्टेटमेंट बोलते हैं। और हमारे पास सॉरी जो दूसरी स्टेटमेंट थी वो थी हमारे पास क्लॉसियस की स्टेटमेंट। क्लॉसियस, तो क्लॉसियस की स्टेटमेंट में हमारे पास क्या था कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by external agency to
कन्वे हीट फ्रॉम द बॉडी टू फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू दी हायर टेम्परेचर। तो बोलता है कि हमारे पास कोई ऐसी अपने आप ही चलने वाली कोई ऐसी मशीन नहीं है जो कि हमारे पास हीट को लोअर टेम्परेचर वाली साइड से हायर टेम्परेचर वाली साइड को ट्रांसफर करवाए। तो हमारे पास कोई ऐसी सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं है। सेल्फ एक्टिंग मशीन मतलब कि विदाउट दी हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, कि हम बाहर से कोई भी हेल्प ना लें, और हमारे पास अपने आप में ही ऐसी काम करने वाली मशीन है जो कि लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट को हायर टेम्परेचर वाली साइड को मूव करवाए। तो ऐसी कोई मशीन हमारे पास जो पॉसिबल नहीं है, जो कि अपने आप में ही काम करती हो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के। हमें पता है कि इंजन काम करता है। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास रेफ्रिजरेटर, मैंने पहले भी ऑलरेडी बात की हुई है कि रेफ्रिजरेटर के केस में हम क्या करते हैं कि जो अंदर वाली साइड लो टेम्परेचर होता है तो वहां से भी हम हीट जो है बाहर वाली साइड को ट्रांसफर करते हैं और उसको और ठंडा करते हैं। मतलब कि हम लोअर टेम्परेचर वाली साइड से हीट को बाहर की तरफ फेंकते हैं, मतलब लोअर टेम्परेचर वाली साइड से हीट को हायर टेम्परेचर वाली साइड को ले जाते हैं। लेकिन वहां पे हम कंप्रेसर की हेल्प लेते हैं, और कंप्रेसर के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी पावर की हेल्प लेते हैं। लेकिन बोलता है कि हमारे पास एक कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो कि बिना पावर के, बिना एक्सटर्नल एजेंसी के हीट को लोअर टेम्परेचर वाली साइड से हायर टेम्परेचर वाली साइड को ले जाते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट हमारे पास थी, केल्विन और क्लॉसियस की हमारे पास। तो इनको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये भी उसी तरह से ही हमारे पास एक्सप्लेन किया हुआ है जिस तरह से हमारे पास जो लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी है। तो ये लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी को फॉलो करता है, जो कि हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लो ये तो स्टेटमेंट दे दी कि जो हीट है वो लोअर टेम्परेचर वाली साइड से हायर टेम्परेचर वाली साइड को हमारे पास जो फ्लो नहीं हो सकती विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो बॉडीज हैं, एक हमारे पास ए है और दूसरी हमारे पास जो है बी है। और हम ये मान लेते हैं कि जो ए है वो हमारे पास उसका टेम्परेचर T1 है और जो बी है उसका टेम्परेचर T2 है, और T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब कि ए बॉडी हॉट होगी और बी बॉडी हमारे पास जो कोल्ड होगी। अब बी से हम अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बी से हम हीट ए को नहीं दे सकते विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब बिना किसी डिवाइस के ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि जो बी है वो हमारे पास ठंडा है उससे हमने हीट जो है ए को देनी है। ए से तो बी को दे सकते हैं हीट, लेकिन बी से हीट ट्रांसफर हम ए को नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि मान लो ये पॉसिबल है कि हम मान लो कि लेट Q amount of heat will transfer from B to A, कि जो B से A को मान लो फिर भी Q हीट हमारे पास जो है यहाँ पे ट्रांसफर होती है। वैसे तो नहीं हो सकती, हीट A से B की तरफ हो सकती है लेकिन B से A की तरफ नहीं हो सकती क्योंकि B ठंडा है और ये हमारे पास गर्म है। तो इसलिए चेंज इन एंट्रोपी जो B है उसमें हमें देखने को मिले कितना मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे चेंज इन एंट्रोपी इन B। जो हमारे पास B सिस्टम है उसके केस में चेंज इन एंट्रोपी हमें यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा, वो हमारे पास हमें मिलेगा -Q/T2, क्योंकि B बॉडी का टेम्परेचर है T2 और हीट वो दे रहा है हमारे पास A को Q, तो इसलिए देयर विल बी लॉस इन हीट Q, तो Q लॉस इन हीट ऑफ द B, तो B की हीट में Q लॉस होगा, इसलिए यहाँ पे हम माइनस साइन यहाँ पे ले सकते हैं। और इसी तरह से हम क्या बोलेंगे
कि चेंज इन एंट्रोपी इन ए। तो ए की एंट्रोपी में हमारे पास कितना चेंज होगा? अब ये जो ए है ये क्या कर रहा है कि वो हीट ले रहा है, गेन कर रहा है। तो गेन इन हीट को हम प्लस लेते हैं, तो प्लस क्यू बाई T1 हम इसको लिखेंगे। तो जो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है वो क्यू बाई टी होता है हमारे पास। तो इसलिए ए सिस्टम जो है वो हीट गेन कर रहा है, तो इसलिए प्लस क्यू हम उसको लिखेंगे, और इसका टेम्परेचर हमारे पास जो T1 है, तो इसलिए गेन इन एंट्रोपी। तो इसलिए अब हम बोलेंगे कि नेट एंट्रोपी चेंज। अगर हम नेट एंट्रोपी चेंज की बात करेंगे तो वो हमारे पास कितनी आएगी? दोनों एंट्रोपी का एडिशन, मतलब माइनस क्यू बाई T2 प्लस क्यू बाई T1, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? Q इसमें कॉमन आ जाएगा और अंदर हमारे पास 1/T1 माइनस 1/T2 हमारे पास ये बनेगा। तो Q दोनों में कॉमन ले लिया, और जो प्लस वाली टर्म थी वो हमने पहले लिख ली, और माइनस वाली टर्म हमने बाद में लिख ली। और इसका हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा T1 T2, और यहाँ पे ये बन जाएगा T2 माइनस T1। अब हमें पता है कि T2 कम है और T1 ज्यादा है, तो T1 ज्यादा है तो इसलिए माइनस वाली टर्म ज्यादा होगी, तो ये नेगेटिव हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो इसलिए इसको अगर हम यहाँ पे एंट्रोपी लिखें कि ये हमारे पास यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी है, नेट चेंज इन एंट्रोपी है, तो ये हमारे पास डेल्टा एस होगा। तो नेट चेंज इन एंट्रोपी हमारे पास जो है नेगेटिव बनेगा, डेल्टा एस विल बी नेगेटिव, और चेंज इन एंट्रोपी कभी भी नेगेटिव हमारे पास नहीं होता। चेंज इन एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में हमारे पास 0 होता है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होता है। तो इसलिए जो हमने माना था वो गलत एक तरह से है। हीट लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी से हायर टेम्परेचर वाली बॉडी की साइड हमारे पास जो है फ्लो नहीं कर सकती। अगर हम मानते हैं कि मान लो लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट हायर टेम्परेचर वाली बॉडी को साइड को फ्लो करती है, तो डेल्टा एस उस केस में हमारे पास नेगेटिव आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी प्रोसेस के लिए, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। तो इसलिए ये जंक्शन हमारे पास यहाँ पे गलत है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये भी हमारे पास जो लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी है वो यही बोलता है कि एंट्रोपी हमेशा ही इंक्रीज करती है कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं करती। तो लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी भी फॉलो करता है, जो हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो भी लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी को ही फॉलो करता है। डेल्टा एस कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब कि एंट्रोपी कैन नेवर डिक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीज ही करती है, और इंक्रीज इन एंट्रोपी को हम लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी बोलते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम चले थे कि मान लो कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी की साइड को फ्लो करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। हीट हमेशा ही हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली साइड को ही फ्लो करती है, तो इसलिए डेल्टा एस हमारा जो है वहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो इसलिए ये भी एक तरह का कंसिक्वेंस है हमारे पास लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी का। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो कंपैटिबल विद लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। फिर हम जो इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है वो है हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एंट्रोपी के केस में ही हम इस थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या है? एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम एट 0 केल्विन इज 0। एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम एट 0 केल्विन इज 0, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि लिमिट T अप्रोच टू 0 देन S इज आल्सो इक्वल टू 0, कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन को अप्रोच 0 केल्विन
कि जब टेम्परेचर हमारे पास जो 0 केल्विन को अप्रोच करता है तो सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो भी 0 को ही अप्रोच करती है। तो एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज 0 एट 0 केल्विन। दैट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस अकर्स एट 0 केल्विन। अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि आइसोथर्मल है और उसका जो टेम्परेचर है हमारे पास कांस्टेंट रहता है और 0 केल्विन पे अकर करता है, तो हम क्या बोलते हैं, उसमें कोई भी एंट्रोपी चेंज हमारे पास नहीं होगा क्योंकि एंट्रोपी 0 होगी। तो हमारे पास कोई भी प्रोसेस है जो कि हमारे पास आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में हमारे पास हमें पता है कि टेम्परेचर हमारे पास जो कांस्टेंट होता है। तो अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर पे बात करेंगे तो उस केस में भी टेम्परेचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा वो हमारे पास जो 0 केल्विन होगा, तो उस 0 केल्विन टेम्परेचर में हमारे पास जो एंट्रोपी होगी वो भी हमारे पास यहाँ पे 0 होगी। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी चेंज है वो हमारे पास 0 होता है क्योंकि एंट्रोपी होती ही 0 है। तो एंट्रोपी चेंज इज 0 इन केस ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस व्हेन टेम्परेचर इज एट 0 केल्विन। तो इसका हम यहाँ पे एक तरह से मैथमेटिकली इसको प्रूव भी कर लेते हैं। अगर हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का प्रूफ कई बार पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एज आल्सो डिराइव इट या आल्सो प्रूव इट। तो बोलता है कि अगर हम किसी सिस्टम में से हीट को निकालते हैं तो उसकी जो एंट्रोपी है वो हमारे पास जो है कम होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो डेल्टा एस होता है वो डेल्टा क्यू बाई टी हमारे पास होता है। तो अगर डेल्टा क्यू को हम कम करेंगे, हीट को कम करेंगे किसी सिस्टम में से, तो उसकी एंट्रोपी भी हमारे पास जो है कम होगी। तो डिक्रीज इन हीट इन ए सिस्टम डिक्रीज इट्स एंट्रोपी आल्सो। इट मीन्स थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम आल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि जो एंट्रोपी होती है उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि एस हमारे पास जो होता है वो KLN/W हमारे पास होता है। अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है हीट निकालने पे, तो उसकी जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो भी डिक्रीज करेगी। और जो लोएस्ट पॉसिबल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास 1 होती है। हमने बोला हुआ है कि जो सबसे कम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है वो हमारे पास 1 होती है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास जब सबसे कम हो गई तो मिनिमम हो गई, तो मतलब क्या हुआ कि हम उससे कम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी नहीं कर सकते। मतलब कि हम उस सिस्टम से ना तो हीट कम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ना ही उसकी एंट्रोपी और कम होगी, ना ही उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास उस केस में कम होगी। और ऐसा हमारे लिए कब पॉसिबल होता है, जब टेम्परेचर हमारे पास जो है 0 केल्विन हमारे पास होगा। तो जब किसी सिस्टम का टेम्परेचर मिनिमम होगा, ये हमारे पास मान लो सिस्टम है और इस सिस्टम का टेम्परेचर जो है 0 केल्विन है। अब इस सिस्टम से हम हीट निकाल ही नहीं सकते, तो इस हीट निकाल नहीं सकते तो जितनी इसकी हीट बची हुई है उसके अकॉर्डिंग इसकी एंट्रोपी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी और मिनिमम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो है 1 हमारे पास होती है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि S will be equal to KLN of 1। तो एट 0 केल्विन सिस्टम कोई भी हीट डिक्रीज नहीं कर सकता, तो वो कोई भी हीट डिक्रीज नहीं कर सकता, तो उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी मिनिमम होगी। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है 1, तो इसलिए S will be KLN of 1 और ln of 1 हमारे पास होता है 0, तो इसलिए एंट्रोपी भी हमारे पास कितनी होगी, 0, क्योंकि यहाँ पे ln of 1 0 होता है तो एंट्रोपी 0 हमारे पास होगी। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इन केस ऑफ 0 केल्विन टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज अप्रोचिंग टू 0, या एंट्रोपी जो है 0 केल्विन टेम्परेचर पे 0 हमारे पास होती है।